राइट, सो रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल के बारे में बात कर रहे थे हम कल, और उसको हमने बेसिकली डिफ़ाइन कर लिया था। डेफिनेशन इसकी बड़ी सिंपल रखी गई और इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्डिंग बेस्ड रखी गई, और आई थिंक कि वो रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं, वो क्लियर थी। अब इसमें एक इशू ये है कि डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास सिर्फ जो रिकॉर्डिंग है जिसकी पीक डिस्प्लेसमेंट को आपने मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है, वो एक ख़ास डिस्टेंस पर ही रिकॉर्ड हुआ होना चाहिए, और वो है 100 किलोमीटर्स। लेकिन किसी भी अर्थक्वेक के केस में ऐसा मुमकिन तो नहीं होगा, जाहिर है कि एग्जैक्टली आपको 100 किलोमीटर के ऊपर उसी स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट की रिकॉर्डिंग मिल जाए। सो उस सूरत में फिर चार्ल्स रिक्टर ने हमें कन्वर्जन के नोमोग्राफ्स, इस तरह के कन्वर्जन के चार्ट्स दिए, जैसे ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं। सो इसमें टॉप पर अगर आप देखें तो एक एक्चुअल अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग है। स्टार्ट में देखें पी वेव की अराइवल से ये स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद कुछ देर बाद, कुछ सेकंड के बाद एस वेव्स अराइव हुई हैं, और अब आप जानते हैं कि पी और एस वेव का जो डिफरेंस है ये एपिसेंट्रल डिस्टेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, जस्ट टू क्विकली रिव्यू कि अगर हम टी और एस वेव के डिफरेंस को, अराइवल के डिफरेंस, टाइम डिफरेंस को टी एस पी कह देते हैं, और हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये टी एस माइनस टी पी है, कि स्टार्टिंग फ्रॉम सम एब्सोलूट ज़ीरो पॉइंट जो भी पी अराइवल का डिस्टेंस टाइम बनता है उसको टी पी कह देते हैं। ठीक है, और उसी ज़ीरो से जो एस अराइवल का टाइम है उसको टी एस कह देते हैं। सो टी एस माइनस टी पी विल बी टी एस पी, जो इस केस में यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 24 सेकेंड्स इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के केस में। सो अगर हमें ये पता हो, ये डिफरेंस पता हो टी एस पी, तो हम मालूम कर सकते हैं कि एपी सेंटर हमारी स्टेशन से या इस रिकॉर्डिंग वाले पॉइंट से कितना दूर है। सो वो कैसे मालूम कर सकते हैं? वो इस तरह के टी एस को हम लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वेलोसिटी वी पी विल बी एपिसेंट्रल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी पी, और वी एस विल बी शीयर वेव की वेलोसिटी, या जो एस वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी, वो इक्वल होगा सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टी एस। ठीक है, तो हम टी एस को लिख सकते हैं एस ओवर वी एस, माइनस टी पी को लिख सकते हैं एस ओवर वी पी, और इस तरफ है टी एस पी। सो यूँ आप एस को कॉमन लेके एक साइड पे कर सकते हैं, तो एस विल बिकम सिंपली टी एस पी डिवाइडेड बाय 1 ओवर वी एस माइनस 1 ओवर वी पी। ऐसे ही है ना, एस को आप कॉमन ले लें और बाकी जो चीज़ है 1 ओवर वी एस माइनस 1 ओवर वी पी उसको दूसरी तरफ ले जाएं। तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन अगर हमें टी एस पी मालूम हो तो वी एस और वी पी तो कांस्टेंट होते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज अगर एक एवरेज डेंसिटी क्रस्ट की ले ली जाए तो हमें इन दोनों वेव्स की वेलोसिटीज़ पता है। सो टी एस पी हमें सिर्फ चाहिए रिकॉर्डिंग से, सो हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिक्टर स्केल कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारा जो इक्विपमेंट है या जो भी रिकॉर्डिंग है वो एग्जैक्टली 100 किलोमीटर पे नहीं है, तो इस तरह के कन्वर्जन चार्ट्स रिक्टर ने प्रेजेंट किए कि जिसमें अगर हमारे पास डिस्टेंस हो जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग का कोई भी डिस्टेंस है, वो चाहे 100 किलोमीटर नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे पास पीक डिस्प्लेसमेंट हो, एम्पलीट्यूड जो भी रिकॉर्डिंग का पीक नंबर है, लेट्स से इस स्पेसिफिक एग्जांपल में वो है 23 मिलीमीटर्स, 23 मिलीमीटर्स है। सो ये वाला जो राइट पे कॉलम है ये पीक एम्पलीट्यूड का है, पीक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का है, और जो लेफ्ट पे कॉलम है ये डिस्टेंस का है या एस माइनस पी के टाइम का है, क्योंकि दोनों कन्वर्टेबल हैं। तो एक ही कॉलम पे अगर आप देखें तो दोनों एक्सिस ड्रॉ किए गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि अगर 4 सेकेंड डिस्टेंस होगा, ये देखें 4 सेकेंड, तो उसके दूसरी तरफ जो भी डिस्टेंस स्केल के मुताबिक बन रहा है वो कन्वर्ट करें तो वही डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह 20 सेकेंड, 30 और 50 सेकेंड तक भी जा रहा है। सो आप देख सकते हैं कि रफली जो 50 सेकेंड का डिस्टेंस है एस और पी के अराइवल का,
वो ट्रांसलेट होता है कोई 450 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे आप रफली एक जेन में इमेज बना सकते हैं कि अगर 450 किलोमीटर दूर हैं आप एपी सेंटर से, तो आपको 50 सेकंड मिलेंगे पी और एस के दरमियान। और चूंकि पी से आपको डिटेक्ट हो जाएगा अर्थक्वेक, और लेकिन जो मेन शेकिंग है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो आएंगी एस के अराइवल से। तो 50 सेकंड हमारे पास वो इस्केप टाइम है जिसमें हम क्विकली इस्केप कर सकते हैं अगर एपी सेंट्रल डिस्टेंस 450 किलोमीटर है, ठीक है। और बाकी का भी देख सकते हैं। सो बहुत से अर्ली वार्निंग सिस्टम ऐसे हैं जो इस आइडिया पर बेस करते हैं कि वो जो भी दो तीन आइडियाज़ हैं उनमें, एक तो प्योरली एस और पी के डिफरेंस पे है। पी को वो डिटेक्ट करता है सिस्टम और अलार्म बजाता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स आप बिल्डिंग छोड़ दें या स्किप हो जाएं किसी फर्नीचर के नीचे या कोई भी जो सेफ़ जगह आप समझते हैं बिल्डिंग में। उस पर भी कभी नेक्स्ट किसी लेक्चर में बात करेंगे। और कुछ ये हैं कि जो पोटेंशियल साइज्मिक सोर्सेज हैं, यानी कोई एक्टिव फॉल्ट्स हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, उनके करीब स्टेशन इंस्टॉल कर दिया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि जैसे ही वहाँ पे वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो, बाकी दूर जगह जो हैं उनमें अलार्म स्टार्ट हो जाए और वो जितनी देर में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उसमें कुछ सेकंड हमें मिल जाएं। सो ये इंफॉर्मेशन इस काम आती है। सो आइडिया ये है, उसने ये इस तरह से सेट किए स्केल्स कि अगर आप किसी भी डिस्टेंस को उसके पीक एम्पलीट्यूड से मिलाएं तो दरमियान में जो कॉलम है ये मैग्नीट्यूड का कॉलम है, रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। ज़ाहिर है उस वक्त इसको वाहिद स्केल था, पहला स्केल था यूँ समझ लें। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पर जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो अप्लाई करते हैं कि 100 किलोमीटर और लेट से 10 मिलीमीटर्स, ठीक है। सो हमने ये देखा था कल कि इससे कितना मैग्नीट्यूड बनता है। अगर पीक डिस्प्लेसमेंट 10 मिलीमीटर्स हो तो माइक्रोमीटर में ये कितनी हो जाएगी, 10,000, ठीक है। और इसका जब लॉग बेस 10 लेंगे तो क्या आंसर आएगा। कल आप लोगों ने ये डेफिनेशन इसकी देखी थी, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड कितना बनेगा इसका, मैग्नीट्यूड 4। अभी आपने बड़ी कॉन्फिडेंस से कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन को रिपीट करने की, बट एनीवेज आई रिपीट अगेन के पीक एम्पलीट्यूड अगर लिया जाए किसी भी रिकॉर्डिंग का 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे, उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें और लॉग बेस 10 ले लें, ये मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन है। सो अगर आप इस डेफिनेशन के मुताबिक जो नंबर्स हैं 100 किलोमीटर ले लेते हैं हम, ठीक है, और 10 मिलीमीटर को जो कि ये नंबर बनता है, इनको जब आप मिलाएंगे, इन दो लाइंस को, दो पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो आप देखें एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड 4 से आप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइंस इस तरह सेट की गई हैं कि आप इनको किसी भी डिस्टेंस और किसी भी पीक एम्पलीट्यूड के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इनको मिलाएंगे तो जो भी आप जो कट करेंगे मैग्नीट्यूड के स्केल को, वो मैग्नीट्यूड होगा। सो लिहाजा ओरिजिनल डेफिनेशन तो 100 किलोमीटर फिक्स और उसके माइक्रोमीटर के लॉग पर बेस करती थी, बट किसी और किलोमीटर पर, किसी और डिस्टेंस पर अगर आपने मालूम करना है तो उसके लिए भी ये कन्वर्जन का तरीका दिया गया है। ये एग्जांपल इस केस में की गई है, वो देखें s माइनस पी 24 सेकेंड है। अगर आप उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करें तो वो कोई ये पॉइंट बनेगा, या डायरेक्टली 24 सेकेंड देख लें या डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लें, वो यही पॉइंट होगा। पीक एम्पलीट्यूड 23 मिलीमीटर्स है, ये ऑलरेडी मिलीमीटर्स में है ये एम्पलीट्यूड का एक्सिस। सो 23 कहीं यहाँ पे बनता है पॉइंट, तो इनको स्ट्रेट लाइन से मिलाएं तो आप ये इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड 5, सो ये मैग्नीट्यूड 5 शो कर रहा है ये रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो इसको लोकल मैग्नीट्यूड स्केल भी कहते हैं। शुरू में तो ये सिर्फ कैलिफोर्निया के अर्थक्वेक्स के लिए यूएस में प्रपोज किया गया था, लेकिन बाद में प्रोफेसर बेनो गुतनबर्ग की एफर्ट्स के नतीजे में ये पूरी दुनिया में यूज़ होना शुरू हो गया, ये मैग्नीट्यूड स्केल।
लेकिन जैसे मैंने कल इसकी एक खामी बताई थी आपको कि लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के केस में अर्थक्वेक के साइज के बढ़ने के साथ साथ उसी रेशो से पीक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज नहीं होता। सो इस खामी की वजह से कई नए मैग्नीट्यूड स्केल भी प्रपोज किए गए। फॉर एग्जांपल सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, इसको MS से शो करते हैं, रिक्टर स्केल को ML से शो करते हैं, लोकल मैग्नीट्यूड स्केल। ठीक है, इसके अलावा एक और मैग्नीट्यूड स्केल है बॉडी वेव मैग्नीट्यूड, और फिर जो आजकल सबसे लेटेस्ट है, जो आजकल यूज़ होता है, वो है मोमेंट मैग्नीट्यूड, MW। ठीक है, आजकल अगर अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सो उससे बाय डिफ़ॉल्ट मुराद MW होगा। MS जो है सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, वो उसका भी डेफिनेशन तो वही है कि वो रिकॉर्डिंग पर बेस करेगा और सेम डेफिनेशन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो रेले वेव्स हैं विद अ पीरियड ऑफ अबाउट 20 सेकेंड, यानी 18 सेकेंड से 22 सेकेंड्स में, उनका जो पीक नंबर है वो लिया जाएगा। ठीक है, टोटल पूरी टाइम हिस्ट्री का पीक नंबर नहीं, बल्कि अगर आप देखें ना, एक टाइम हिस्ट्री में कई टाइप की वेव्स है, एक पहले P आ जाएंगी, फिर S आ जाएंगी, उसके बाद एंड पे सरफेस वेव्स आएंगी। तो अब आइडिया ये है कि बजाय कि हम पूरी टाइम हिस्ट्री में जो भी पीक नंबर आ रहा है, सरफेस वेव्स जो हैं रेले वेव्स, उनका पीक नंबर इस्तेमाल किया जाए इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में। और इसी तरह ये जो मैग्नीट्यूड, ये जो सरफेस वेव मैग्नीट्यूड स्केल है, ये मोस्टली यूज़ होता है फॉर लार्ज डैमेजिंग शैलो अर्थक्वेक्स, क्योंकि शैलो अर्थक्वेक्स के केस में सरफेस वेव्स बड़ी सिग्निफिकेंट होती हैं, लेस देन 70 किलोमीटर डीप। और ये उन्हीं रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किया ये आइडिया जिन्होंने पहले रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल प्रपोज किया था। ठीक है, और उसकी भी मोटिवेशन यही थी कि जो लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स हैं उनको रिक्टर स्केल ज़्यादा अच्छा कैप्चर नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और है बॉडी वेव मैग्नीट्यूड, MB जिसे कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी इसकी डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइकिल्स ऑफ P वेव मोशन ऑब्जर्व्ड ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ साइज्मोग्राम। मतलब डेफिनेशन वही है, एग्जैक्टली सेम पीक नंबर का लॉग, लेकिन वो पीक नंबर लिया कहाँ से जाए, वो ये इसके मुताबिक, MB के मुताबिक, फर्स्ट फ्यू साइकिल्स ऑफ द P वेव मोशन ऑब्जर्व्ड इन द वर्टिकल कंपोनेंट। तो P वेव के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट, अगर लेट से ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, और इसमें जो शुरू की कुछ P वेव्स के साइकिल्स हैं उनका पीक नंबर का के ऊपर वही डेफिनेशन अप्लाई कर दी जाए, तो ये बॉडी वेव मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, और ये डीप अर्थक्वेक्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। डीप अर्थक्वेक्स में मैंने बताया था किसी लास्ट लेक्चर में कि वर्टिकल थ्रस्ट सिग्निफिकेंट होती है, बिकॉज अगर आप अर्थ की सरफेस पे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अर्थक्वेक बहुत डीप है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है लेट से, उस सूरत में ये आपको वर्टिकल थ्रस्ट सिग्निफिकेंट मिलेगा बॉडी वेव्स की वजह से। सो P वेव ही आपको एक सिग्निफिकेंट अप थ्रस्ट देगा। सो लिहाजा क्यों ना इस किस्म के अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन P वेव्स पर बेस कर दी जाए। ठीक है, सो लिहाजा ओरिजिनल डेफिनेशन वही कि पीक नंबर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें, पीक डिस्प्लेसमेंट को, और उसका नेचुरल लॉग, उसका लॉग ले लें बेस 10। लेकिन वो पीक नंबर कहाँ से लिया जाए, उसमें सरफेस वेव मैग्नीट्यूड और बॉडी वेव मैग्नीट्यूड आपस में डिफर करते हैं रिक्टर स्केल से। ठीक है, रिक्टर स्केल से भी और आपस में भी। लेकिन सबसे जो लेटेस्ट है वो थर्ड है जो आजकल यूज़ होता है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, और इसमें डेफिनेशन को बिल्कुल ही बदल दिया गया है। बाकी तीन जो अभी तक आपने देखे, ML, MS, MB, इनमें कम से कम एक चीज़ कॉमन है कि वही लॉग वाली डेफिनेशन है, वही सब कुछ है। लेकिन MW में ये डेफिनेशन यकसर बदल दी गई है। जो मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन है वो साइज्मोग्राम के पीक नंबर की बजाय जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है ड्यूरिंग दैट रप्चर,
उससे रिलेट कर दी गई है। सो ये ग्राफ उस डेफिनेशन पे आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन उससे पहले ये ग्राफ देखें जिसमें सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स को मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल से कंपेयर किया गया है, यानी एम डब्ल्यू वर्सेस बाकी सारे। एम डब्ल्यू की एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी हमें नहीं पता, वो अगली स्लाइड में देखते हैं, लेकिन इस एम डब्ल्यू में ये जो नंबर है ये पीक डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट नहीं होगा, बल्कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड से कैलकुलेट होगा, और ये सबसे लेटेस्ट या मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। सो एक्स एक्सिस पे एम डब्ल्यू है और वाई एक्सिस पे किसी भी और स्केल के मुताबिक मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। तो जाहिर है कि अगर आप वाई एक्सिस पे एम डब्ल्यू ही रखेंगे तो एक जो लाइन आएगी वो 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक्स और वाई बराबर हैं। सो ये जो सॉलिड लाइन है y इज इक्वल टू एक्स वाली, वो है कि जब मैग्नीट्यूड एम डब्ल्यू ही है, ठीक है। लेकिन जो बाकी डॉटेड लाइंस हैं वो हैं कि जब मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन कोई और इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो सबसे कॉमनली यूज्ड देखते हैं एम एल, ठीक है। और एम एल में अगर आप देखें तो शुरू में मैग्नीट्यूड 7 या 6.5 से पहले तक एम डब्ल्यू और एम एल सेम है, ठीक है, बल्कि सारे मैग्नीट्यूड स्केल और एम डब्ल्यू सेम है। इसका मतलब है कि एम डब्ल्यू को इस तरह से सेट किया गया है इसकी डेफिनेशन को कि लो लेवल और मॉडरेट लेवल अर्थक्वेक्स के केस में ये वही आंसर देता है जो लोकल मैग्नीट्यूड स्केल देता है या कोई और मैग्नीट्यूड स्केल देगा। लेकिन हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के केस में 6.5 ऑनवर्ड्स अगर देखें, ये अगर मैं कट ऑफ लाइन बनाता हूँ इसके ऑनवर्ड्स, उसके ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो एम डब्ल्यू की लाइन तो स्ट्रेट ही चलेगी, ठीक है। इसका मतलब है एम डब्ल्यू बड़ा अच्छा हाई मैग्नीट्यूड को कैप्चर करेगा। हाई मैग्नीट्यूड के केस में एम डब्ल्यू भी हाई नंबर ही देगा। तो अगर एक्चुअल एम डब्ल्यू 8 है तो वो 8 ही मैग्नीट्यूड को 8 बता रहा होगा। लेकिन एम एल क्या हो गया, एम एल सैचुरेट हो गया। 6.5 के बाद एम एल की लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है, यानी क्या हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक होगा एम डब्ल्यू के मुताबिक, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के मुताबिक जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा वो 8 होगा, तो एम एल उसको फिर भी क्या बताएगा, 6.5 ही बताएगा, ठीक है। और इवन 9 होगा तब भी 6.5 बताएगा, विच मीन्स कि एम एल सैचुरेट हो गया। बाकी भी सैचुरेट हो रहे हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे हो रहे हैं, एम एल 6.5 पे सैचुरेट हो गया। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एम एल की डेफिनेशन है। एम एल यूँ डिफाइन किया गया है कि जो पीक डिस्प्लेसमेंट है वो रिलेट कर दी जाए मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन हमें पता है कि एक ख़ास मैग्नीट्यूड से ज़्यादा अर्थक्वेक अगर होता जाए तो पीक डिस्प्लेसमेंट उसी रेशो से इंक्रीज़ नहीं करती। अगर ऐसा होता तो मैग्नीट्यूड 8 की हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की थी, बैक डिस्प्लेसमेंट, वो आई थिंक 100 मीटर्स आई थी, ठीक है। तो 100 मीटर तो किसी अर्थक्वेक में भी शेकिंग नहीं होती, शेकिंग तो चंद सेंटीमीटर्स हो सकती है, इस रेशो में होती है, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड 6.5 ये या बड़ी हद 7 तक बनता है। सो उससे बड़ा जितना भी अर्थक्वेक होगा शेकिंग इतनी ही रहेगी, वो वायलेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी कंटेंट चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन पीक एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस रेशो से बढ़ता नहीं जाता। तो इस खामी की वजह से क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड 6.5 ऑनवर्ड्स एम एल जो है वो सैचुरेट हो गया। तो उसके बाद जितना भी बड़ा अर्थक्वेक आ जाए, क्योंकि पीक डिस्प्लेसमेंट नहीं इंक्रीज हो रही, लिहाजा एम एल वही नंबर देता रहेगा 6.5। एम बी की भी खामी है, ये भी चूंकि सारे बेस तो उसी करते हैं, उसी डेफिनेशन पे, पीक डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन बस पीक डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ली जाए, किस हिस्से में से ली जाए रिकॉर्डिंग के, इस पर इनकी डेफिनेशंस चेंज हैं। तो एम बी भी सैचुरेट हो जाता है, वो इवन एम एल से भी पहले सैचुरेट हो जाता है, 6 पे ही सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, ये 6 पे। एम बी जो है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, यहाँ से आगे जाके वो डेविएट होता है एम डब्ल्यू से, यानी 7.5 ऑनवर्ड्स। तो इसका मतलब अगर 7.5 से नीचे अर्थक्वेक है तो एम बी उसको अच्छा उसका साइज़ बता सकता है हमें। फिर एम जे एम ए है, जापानीज़ स्केल है ये,
MS जो है वो सरफेस वेव पर बेस करता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाके, लेकिन अल्टीमेटली सारे मैग्नीट्यूड स्केल सैचुरेट कर जाते हैं सिवाय MW के। और उसकी नाम उसकी रीज़न आपको आइडिया हो गया होगा कि इसकी डेफिनेशन ही हमने चेंज कर दी है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर बेस कर दी गई है, ठीक है। सो मोस्ट मैग्नीट्यूड स्केल सैचुरेट और स्टॉप इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग अर्थक्वेक साइज। This occur because each magnitude scale is determined using a seismic wave of a particular period and wavelength, ठीक है। एक ख़ास टाइप की वेव साइज्मिक रिकॉर्डिंग के अंदर से उसका पीक नंबर लिया जाता है, फिर ये मैग्नीट्यूड्स निकाले जाते हैं। विच एट अ सर्टन लेवल डज नॉट इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एज द अर्थक्वेक सोर्स साइज एंड एनर्जी रिलीज इंक्रीज, ठीक है। अर्थक्वेक का रप्चर बड़ा होता जाएगा, अर्थक्वेक का साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन ये पीक नंबर उस रेशो से बड़ा नहीं होगा। सो मोमेंट मैग्नीट्यूड सबसे रिलायबल और रोबस्ट मैग्नीट्यूड स्केल है MW, और इसकी डेफिनेशन बेस की गई है M0 के ऊपर। M0 कहलाता है साइज्मिक मोमेंट, ये जो M0 है ये है साइज्मिक मोमेंट, ठीक है। और M0 कैलकुलेट किया जाता है इस फॉर्मूला से, म्यू इंटू A इंटू D। म्यू इज़ द शेयर मॉडुलस ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक की अपनी प्रॉपर्टी है क्रस्ट की, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होती है, नॉन होती है। A और D वो रप्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो उस अर्थक्वेक में एक्चुअली हुआ है, यानी जिसने अर्थक्वेक कॉज किया है। सॉरी, यूँ नहीं कहना चाहिए कि रप्चर अर्थक्वेक के नतीजे में हुआ है, रप्चर ने अर्थक्वेक कॉज किया है। सो A जो है वो फॉल्ट रप्चर एरिया है, और D जो है वो एवरेज स्लिप है, ठीक है। सो अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं कि ये एक पीस ऑफ लैंड थी, क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हैं ये उसका इंटरफेस है और आगे दूसरा पीस ऑफ लैंड है, और लेट्स से कि ये इस तरह से ये मूव हो गया, ठीक है। सो या अगर 3D में अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से इसका बनेगा कि ये अगर आप एक इंक्लाइंड हिस्सा देखें, ये वो एरिया है जो बेसिकली रप्चर हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो लैंड है वो लेट से इसके ऊपर ऐसे ये थ्रस्ट फॉल्ट था, ठीक है। सो इसके ऊपर वो मूव कर गया, ठीक है। तो जो स्लिप हुई है एक्चुअल चंद मीटर्स की ये स्लिप होती है मोस्टली, और जितना एरिया उस रप्चर में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है ना, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों लैंड्स का वो यानी स्लिप हुआ है, तो स्लिप टाइम्स जितना एरिया स्लिप हुआ है या उस स्लिप में पार्टिसिपेट हुआ है, मूव हुआ है, टाइम्स द शेयर मॉडुलस ऑफ द रॉक। इससे इसके अगर आप यूनिट्स कैलकुलेट करें तो क्या मोमेंट होंगे, इसके यूनिट्स होंगे। ये असल में म्यू की जो होगी वो फॉर एग्जांपल गीगा पास्कल में है। अगर आप वैसे सिंपल यूनिट्स देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, एरिया फिर मीटर स्क्वायर में, और जो स्लिप है वो मीटर्स में। तो इसका मतलब है न्यूटन मीटर, यानी मोमेंट के जो हैं वो यूनिट्स हैं इसके। तो इस अमाउंट को M0 को कहते हैं साइज्मिक मोमेंट, ठीक है। ये एनर्जी है जो रिलीज होगी, और जाहिर है जितना बड़ा एरिया रप्चर होगा, जितनी ज़्यादा स्लिप होगी रप्चर में, उतना ये नंबर हाई होगा। सो इस M0 का फंक्शन है MW। M0 पे डिपेंड करता है MW। ये बाकी जो फैक्टर्स हैं 2/3, 10/0.7 ये ऐसे सेट किए गए हैं कि लो मैग्नीट्यूड, मॉडरेट मैग्नीट्यूड में ये नंबर M0 का जो नंबर है वो ML के बराबर ही आए, ठीक है। सो ओरिजिनल आइडिया ये है कि M0 से समहाउ MW कैलकुलेट किया जाए, लेकिन वो फैक्टर्स ऐसे इसके इर्द गिर्द रखे गए कि लो मैग्नीट्यूड्स में ये M0 बाकी मोमेंट मैग्नीट्यूड्स, बाकी जो मैग्नीट्यूड स्केल हैं उनके बराबर ही नंबर देगा। सो दूसरे मानों में हमने ये बिल्कुल डेफिनेशन चेंज कर दी। इसी तरह ये चीज़ यूँ भी इस फार्मूला से भी कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें जो बाकी दो नए पैरामीटर्स हैं ये भी साइज्मिक मोमेंट के या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज के पैरामीटर हैं। अब एक चीज़ आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि हमें किसी भी अर्थक्वेक के बाद उसका मोमेंट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए स्टडी करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितनी स्लिप हुई है इस अर्थक्वेक में और कितने एरिया ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है।
सो ये ऐसे ही नहीं है कि एक रिकॉर्डिंग बस जैसे ही किसी स्टेशन पर आई तो मोमेंट तो मैग्नीट्यूड स्केल कैलकुलेट हो गया। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कुछ जो कॉम्प्लेक्स अर्थक्वेक्स हैं उनमें एक दिन के बाद ये नंबर हमें मिलता है, ठीक है, जब वहाँ एक्चुअल रीडिंग्स आ जाती हैं और स्टडी हो जाती है कि इतना स्लिप रिकॉर्ड किया गया और वहाँ की साइज्मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट अगर हमें पता हो। और लेकिन विद इन सेकेंड्स आपको लोकल मैग्नीट्यूड स्केल या रिक्टर स्केल हमें पता चल सकता है, बिकॉज जैसे ही अर्थक्वेक आएगा विद इन सेकेंड्स रीडिंग आ जाएगी, उस रीडिंग के पीक नंबर से रिक्टर स्केल कैलकुलेट हो जाएगा। सो लिहाजा जो पहला जो मैग्नीट्यूड मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है वो रिक्टर स्केल है, क्योंकि वो फौरी कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो अब चूंकि इसकी डेफिनेशन ए और डी पर डिपेंड करती है, तो एम नॉट जो है वो जियोलॉजिकल फॉल्टिंग पैरामीटर से डिराइव किया जाता है, ठीक है। और वो जाहिर है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन सरफेस रप्चर के केस में इजी होगा, वहाँ जाके एग्जैक्टली स्लिप देखी जा सकती है, या सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है जो हमें स्लिप की वैल्यूज़ दे सकता है। जो इसका दूसरी एक्सप्रेशन थी वो इस असूल पे बनाई गई है कि साइज्मोलॉजिकल मेजरमेंट्स ही से जो भी जीपीएस रिकॉर्डिंग्स हैं या जो स्लिप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बाकी अर्थ की क्रस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन्हीं से हमारे पास ये पैरामीटर्स आ जाएं और हमारे पास एम नॉट कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली डीप जो है वो एक्सकेवेट करके और डिटेल स्टडी के बाद ही एम नॉट आ सकता है। ऐसे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं जो हमें रिलेटिवली ईजियर ये साइज्मिक मोमेंट दे सकते हैं। सो एक एग्जांपल देखें, मैग्नीट्यूड 7.3 लैंडर्स अर्थक्वेक के केस में। अब ये सरफेस है, ठीक है, और ये क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। और इसमें जब स्लिप देखी गई तो वो यूनिफॉर्म नहीं थी। एवरेज स्लिप इसमें आई थिंक कोई यहाँ पर होगा नंबर, बिकॉज कुछ जगहों पे ज़्यादा है, कुछ जगहों पे कम है, ठीक है। सो ये जो पूरा एरिया है जिसमें स्लिप देखी गई है, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई स्लिप थी, ये पूरा एरिया ए होगा टाइम्स एवरेज स्लिप डी, जो मे बी 4 मीटर्स हो या 5 मीटर्स हो, जो भी नंबर होगा, टाइम्स इसकी म्यू की वैल्यू, ठीक है। इससे आपके पास एम नॉट आएगा। इस एम नॉट से उस फार्मूला में पुट करके एम डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। वो 7.3 इस केस में था। सो चूंकि अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर बेस कर रही है ये डेफिनेशन एम डब्ल्यू की, तो हम डिफरेंट अर्थक्वेक्स को बाकी जो एनर्जी के फिनोमेना हैं उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं, उनकी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस फिगर में अगर आप देखें तो वाई एक्सिस में एनर्जी है और ये लॉग स्केल है, ठीक है। लॉग स्केल का मतलब है कि हर एक यूनिट का इंक्रीज 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। सो ये एक्सपोनेंशियल है असल में। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर आप देखेंगे तो वो 10 टाइम्स का फ़र्क है, एक यूनिट का फ़र्क नहीं है। एक्स एक्सिस पे इक्विवेलेंट मोमेंट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो अगर आप कह सकते हैं, इसमें किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट था फॉर एग्जांपल, या इससे ऊपर वाला पॉइंट चलें, ये ले लें 1 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये जो 1 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो एनर्जी है वो ये नंबर है, और ये वही एनर्जी है कि अगर आप इसको एम नॉट कंसिडर करके एम डब्ल्यू निकालेंगे तो आपके पास जो अर्थक्वेक आएगा वो 7.5 का रफली आएगा। इसका मतलब है कि एक मैग्नीट्यूड 7.5 वो एनर्जी रिलीज करता है जो 1 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि 7.5 कोई बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक नहीं है, इससे ज़्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड 8, 9, ठीक है। सबसे बड़ा अर्थक्वेक अभी देखें ये है चिली 1960 मैग्नीट्यूड 9.5, ठीक है, ये इस पॉइंट पर है। सो इस पॉइंट से जितने नीचे पॉइंट्स हैं इन सब में जो एनर्जी रिलीज हुई वो इस एक अर्थक्वेक से कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन यहाँ पर है, ठीक है। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन
was having less energy compared to that Chile earthquake. इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर ज़रा एक्सपैंड करके देखें तो असल में तो लाइन एक्सपोनेंशियल है ना, ठीक है. सो अब ये फॉर एग्जांपल हिरोशिमा वाज जस्ट मैग्नीट्यूड 6, इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड 6. इसी तरह बाकी आप देख लें, एनुअल ग्लोबल साइज्मिसिटी अलास्का मैग्नीट्यूड 9.2 और फिर सबसे ज़्यादा चिली 1960 मैग्नीट्यूड 9.5. सो इस ग्राफ से आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, बस एक आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है, कि एक हरिकेन की काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लाई करती है, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कंपेयर टू मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड के इक्विवेलेंट है, ठीक है. सो इस डिस्कशन को अब एंड करेंगे, मैग्नीट्यूड की डिस्कशन को. चूँकि अब मोमेंट मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन भी लॉगरिथमिक है, ठीक है ना. अगर आप मोमेंट मैग्नीट्यूड की देखें तो ये भी लॉग इसमें है ना, एम नॉट का लॉग है. तो इसका मतलब है कि एक यूनिट एम नॉट अगर बढ़ेगा, ठीक है, यानी एक यूनिट अगर एम डब्ल्यू बढ़ेगा तो 10 टाइम्स एम नॉट में इजाफा होगा. 10 टाइम्स एम नॉट में इजाफा हो तो 1 यूनिट इंक्रीज का बाइस बनेगा रफली एम डब्ल्यू, बल्कि 1 से डिफरेंट होगा बिकॉज ये 2/3 भी आ रहा है, 10.7 भी आ रहा है. तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे बैक कैलकुलेट करें. एक दफ़ा एम डब्ल्यू को रख लें लेट से 6 और एक दफ़ा एम डब्ल्यू को रख लें 7 और दोनों से एम नॉट बैक कैलकुलेट कर लें क्योंकि वाइड पैरामीटर एम नॉट है. तो आप देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज का फ़र्क है वो 32 पॉइंट समथिंग टाइम्स आ रहा होगा, 33 टाइम्स. यानी साइज्मिक एनर्जी में 33 गुना इजाफा होगा तो एम डब्ल्यू में 1 यूनिट का इजाफा होगा, ठीक है. जैसे बाकी डेफिनेशंस में हमने अमाउंट ऑफ शेकिंग को देखा था, पीक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में 10 टाइम्स का इजाफा 1 यूनिट इंक्रीज बता रहा था इसमें, लेकिन इस केस में 33 टाइम्स है एनर्जी का जो रिलीज़ है. सो आप ये एक्सरसाइज करके देख सकते हैं एम डब्ल्यू की डेफिनेशन को करके कि ईच यूनिट चेंज इन मैग्नीट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स टू अ 32 फोल्ड इंक्रीज इन अर्थक्वेक एनर्जी, 32 पॉइंट समथिंग. सो अगर आप एक आइडिया लेना चाहें कि ये जो एक छोटा सा आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये मैग्नीट्यूड लेट से 6 है, सो उसके मुकाबले में 33 टाइम्स बड़ा एक जो होगा वो ब्लॉक, वो मैग्नीट्यूड 7 होगा और उसका 33 टाइम्स या 32 टाइम्स मैग्नीट्यूड 8 होगा. अब इस बड़े ब्लॉक का आप 32 टाइम्स ले लें तो वो मैग्नीट्यूड 9 होगा. सो 8 और 6 को अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 133 इंटू 33 का डिफरेंस है, ठीक है. और शेकिंग में अमाउंट ऑफ पीक शेकिंग में देखें तो 100 टाइम्स का डिफरेंस है क्योंकि वो जो दूसरे मैग्नीट्यूड स्केल हैं वो उस पर बेस करते हैं. सो मैग्नीट्यूड की डिस्कशन को अभी एंड करेंगे और साइज्मिक हैज़र्ड असेसमेंट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मेन जो उसका प्रोसेस है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन मैं टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आज.